देखिए, गृह मंत्रालय इसको अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद सही निर्णय करेंगे। जो उनका जो भाषण है और जो अखबारों में आ रहा है बहुत आपत्तिजनक है। इसके बारे में अच्छा होगा गृह मंत्रालय उसको अध्ययन करके सही कदम उठाए। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है ताकि उनकी अमन की आवाज, हक की आवाज, तौहीद की आवाज, इस्लाम की आवाज को दबाया जाए। जाकिर नाइक के साथ खड़ा होकर इस बात को सिद्ध कर दिया है, एज ए दिग्विजय और एज ए कांग्रेसी नेता वह देश के अंदर हिंसा के समर्थक हैं, वह कट्टरता के समर्थक हैं, वो समाज के बंटवारे के समर्थक हैं। इस्लाम का ये हुक्म है, एक चींटी को मत मारो। तो किसी इंसान को मारना, उलाए का कल अनाम बल हुम अदल उलाए का हुमुल गाफिलून, ये लोग जानवर से ज्यादा बदतर हैं बल्कि गाफिल हैं। टेररिस्ट को अल्लाह ताला ऐसे मुखातब कर रहा है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे। इस्लाम तो सलामती का नाम है। जो लोग लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कितना भी कहें कि हम मजहब के लिए कर रहे हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं क्योंकि अगर वो मजहब को एक्चुअली फॉलो करते तो मजहब तो हमको प्यार सिखाता। जो लोग भी रेडिकलिज्म और टेररिज्म को किसी भी रूप में बढ़ावा दे रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरह से नरमी या उनके साथ किसी भी तरह से दोस्ताना व्यवहार ऐसी ताकतों के हौसलों को बुलंद करता है। शकील साहब, ये सिलसिला मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी दरअसल बातें आ रही है उसके पीछे एक आतंक शब्द है जिसका जिक्र कई बार जाकिर साहब से जोड़कर देखा गया है। क्या इस पूरे सिलसिले में उन्हें आतंकवाद का प्रवाहक, आतंकवाद को बढ़ाने वाला जो कहा जा रहा है वो गलत है या फिर सही है? देखिए, मैंने जाकिर नाइक साहब को काफी सुना है और मैंने जितना सुना है उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि वो आतंकवाद के समर्थक हैं। अब ये बात जो निकल के आ रही है, एक ढाका के बम ब्लास्ट को लेकर आ रही है, तो ये तो कोई भी बोल सकता है कि मैं साहब उस फलाने व्यक्ति से प्रभावित हूं, तो इसका ये तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता बिना उसकी जांच किए, बिना कोई उस पर मुकदमा चलाए कि साहब वो आतंकवादी है। क्योंकि कई बार आपने सुना है, मैं सलीम साहब से भी जानना चाहूंगा, उससे पहले आपसे भी जानना चाहता हूँ, एवरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट जो बार बार कोट किया जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट की क्लिपिंग है, हम लोगों को भी यूट्यूब से मिली है, लेकिन उसके पीछे की वजह हम लोग जान सकते हैं क्योंकि लोग जो देख रहे हैं, जिन्होंने नहीं सुना वो समझ जाए इस बात। देखिए कि हिंदुस्तान के में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब जब चुनाव आते हैं तो कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए मुसलमानों को निशाना बनाती है, जिससे कि पोलराइजेशन हो, एक तरफ एक समाज का वोट बटे। तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े राज्य में चुनाव है, तो उस वजह से ये जो पार्टियां हैं जो सांप्रदायिकता को फैलाती हैं, वो चाह रही हैं कि इस प्रकार का सीधी सी वजह यूपी चुनाव है, और यूपी चुनाव के कारण क्या बीजेपी ऐसा सब कुछ कर रही है? 2012 में पीस टीवी को बैन किया था, यूपी के चुनाव थे क्या? नहीं, और सांप्रदायिक ताकतों ने किया था क्या बैन? नहीं, उसकी एक मेन कारण भी ये भी तो है ना लेकिन हम तो ये पूछ रहे हैं कि वो आज कैसे ऑन एयर हो रहा है। वो देखिए, बात ऐसी है कि सरकार, चलिए मैं उस वजह पर आता हूँ। बात कही नगेंद्र सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। नगेंद्र सिंह जी, रुपया किसी के खाते में नहीं है। अच्छे दिन शकील साहब आऊंगा, मैं आऊंगा, मौका दूंगा सबको। माननीय प्रधानमंत्री जी के आए अच्छे दिन जो पूरी दुनिया को। नगेंद्र सिंह जी, उस वक्त क्यों बैन किया गया? मुद्दे को दबाने के लिए निश्चित रूप से इस तरह की बातें जब सामने आई होगी तो जो है केंद्र सरकार ने निर्णय लेकर इस तरह के चैनल को जो है मतलब पहले विवाद था, बिल्कुल विवाद हुआ, जब भी बंद किया गया, तभी बैन किया गया किसी चैनल को। चलिए सलीम साहब, अब आप इस बात को मुझे समझा दीजिए। एक तरफ तो जो वो 1 मिनट वाले क्लिपिंग का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या रही होगी? अगर कांग्रेस के राज में पीस टीवी बैन हुआ किसी वक्त, तो उसके पीछे की क्या वजह रही होगी? और दोनों बातों को अगर जोड़ लिया जाए तो क्या आज ये बहस बेमानी है या फिर ये कहीं ना कहीं देश के मुद्दे से जुड़ी हुई है? देखिए, पहली बात तो ये बात गलत है कि कोई बैन जैसी कोई चीज, बैन एक अलग चीज होती है। किसी टीवी को लाइसेंस न देना वो कोई बैन की श्रेणी में नहीं आता, और लाइसेंस न देने की कई कारण हो सकते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और वो जांच बताएगी जिन्होंने उसको बैन किया है या जिन्होंने उसको बैन बताया है, तो वो तो एक टेक्निकल चीज है और वो देखना चाहिए कि उनको लाइसेंस क्यों नहीं दिया गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, हजारों लोग अभी क्यू में हैं जो चैनल चलाना चाहते हैं, उनको लाइसेंस नहीं मिल रहा है, या लाइसेंस मिलने के बाद टेक्निकल रीजन से लाइसेंस रद्द हो गए। अभी जब केरल में और दूसरी कई रियासतों में जब चुनाव हो रहे थे तो कई चैनलों के
जो लाइसेंस थे वो एक्सटेंड नहीं किए गए और उनको रोका गया। मेरी नॉलेज में है वो। और बाद में खुलकर ये बात सामने आई कि जो सरकार केंद्र में है वो ये चाहती है कि कहीं ये जो चैनल हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इन चुनाव में इनका, तो उनके खिलाफ जो है उन्होंने लाइसेंस को ये किया। तो ये सब चीज़ें सियासत में होती हैं। और हमारे शकील साहब ने साफ इशारा किया है कि इस वक्त कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार को। 2 साल पूरे हो गए, देश की जनता देखना चाहती है अच्छे दिन कब आएंगे, महंगाई बढ़ रही है, आसमान छू रही है, सब चीज़ें। अब मुद्दे लेकर देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसे मुद्दे उठाकर जो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं जिसको आप टेररिस्ट कह रहे हैं, यानी ढाका में जो 3 लड़के पकड़े गए उन पर आप इतना भरोसा कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के बयान को इतना सच्चा मान रहे हैं आप कि उस बयान पर एक व्यक्ति को टेररिस्ट 2-3 उदाहरण दिए। हाफिज सईद से कनेक्शन वाली बात कही, उनकी वेबसाइट जमात-उल दावा पर भी कुछ लिंक्स मिले हैं। मुंबई धमाकों की बात हुई है। हाँ, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं, इस देश में कानून है। अगर कोई चीज कानून के खिलाफ हो रही है तो जरूर कार्रवाई कीजिए। जी बिल्कुल। अगर किसी वेबसाइट पर किसी चीज का आना अगर कानून के दायरे में आता है कि वो कानून के खिलाफ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई न होना मौजूदा सरकार की एक गलती है। अगर कोई गलत चीज हो रही है उस पर कार्रवाई न करना, ये आप क्या कहना चाहते हैं? यानी मीडिया में बहस छेड़ना चाहते हैं, जनता में एक तरह का जो है उबाल पैदा करना चाहते हैं और आप कार्रवाई नहीं करना चाहते। आप एफआईआर दर्ज कीजिए। सलीम इंजीनियर साहब की बात का मतलब समझू तो जब भी ये तथ्य आए तब सीधा कार्रवाई कर सकती थी। ये जो मीडिया ट्रायल वाला सिलसिला है, गलत बात इसके पीछे कहीं केंद्र सरकार तो नहीं? हमेशा इस बहस में आता हूँ, बड़ा दुख लगता है। हम बात चल रही है गंभीर मुद्दे पे और लेकर के राजनीति 15 लाख जेब में आए कि नहीं आए, वो राजनीतिक विषय लड़ने दीजिए। अभी इस समय डॉक्टर जाकिर के बारे में बात कर रहे हैं। इनका जो पीस टीवी है उसकी तकरीर पढ़ें, यूट्यूब पे है, सब में है। इनके कुछ अंश मैं बताता हूँ। इनके एक सेकंड सब लेफ्टिनेंट है मिस्टर इसरार अहमद, वो पीस टीवी पर डॉक्टर जाकिर से ज़्यादा आते हैं। उनकी तकरीर में क्या कहते हैं वो, औरतों को सम्मान नहीं करना है, औरतें बुराई का कारण हैं, इनको मारा जा सकता है, इनको गुलाम बनाया जा सकता है। ये तकरीर इसरार अहमद की है। गलत बात नहीं, मेरी बात गलत है। मैंने आपको उदाहरण, मैं सलीम साहब हवाला दीजिए, आप हवाला यूट्यूब पर देख लीजिए, हवाला दीजिए ना, कहाँ से लाया? कोई इस्लामी ज्ञाता ये बात कह नहीं सकता। सलीम साहब आप नहीं कह रहे, मैं इसरार अहमद की बात कर रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं। इसरार अहमद जिंदा है कि मुर्दा है, जानते हैं आप उनको? जानते हैं? मुझे नहीं पता है, मैं टीवी पर। वो जिंदा है कि मुर्दा है जानते हैं आप? कितने साल हो गए? आप मेरे प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं क्या? कितने साल हो गए उनको मरे हुए? मैंने यूट्यूब पर जो देखा है वो बता रहा हूँ आपको। गांधी जी को मरे हुए इतने साल हो गए, लेकिन उनकी बात आप मानते कि नहीं मानते? जिंदा रहने से मुर्दा रहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी बात कह रहा हूँ। चलिए, दूसरी बात, पीस टीवी किस तरह का संदेश दे रहा है, बात रखिए। हाँ। औरतों को बराबर का अधिकार नहीं है, अहमदिया और कादियानों को मार देना चाहिए, ऐसा इसरार अहमद कहते हैं। ये पीस टीवी पे इनके टीवी पर देखा, ठीक है। और उनका जो और रैलियों में जो डॉक्टर जाकिर की रैलियां वो यूट्यूब पर हैं, इनमें हाफिज सईद आते हैं और हामिद गुल जो IAS का DG है वो इनकी तकरीर में पाकिस्तान में आता है। इन दोनों की इसके डॉक्टर जाकिर को फंडिंग सऊदी अरब से होती है, जहाँ पूरे बहावी मुसलमान रहते हैं। बहावी मुसलमान किसी भी मुसलमान को अपने शख्स नहीं मानते हैं। एक उदाहरण मुझे याद आता है, जब सलीम साहब का रुख करना चाहूंगा। जियाउल हक जब पाकिस्तान के वहां गए थे सऊदी अरब में, तो उन्होंने कहा कि हमने वहां तक यूरोप तक शासन किया है। तो वहां के अरब ने कहा तुमने किया है, हमने किया है। जांच करवाई ना सलीम साहब ने जो कहा, मैं इस पर आ रहा हूं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, इस चैनल पे जाना लगना चाहिए। उपाध्याय जी का पूरा आदर करते हुए कह रहा हूं, सऊदी अरब को आपने पूरा वहाबी और आतंकवाद का एक वो बता दिया। आतंकवादी का वहाबी है वहां पर। वहाबी को तो आपने मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने पहले और सऊदी अरब, सलीम साहब मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने नहीं कहा, और दूसरा मैंने बहावी बोला है। सऊदी अरब में सब बहावी है, मैं ये कह रहा हूँ। ये तो पहले कहा कि सारे आतंकी वहाबी हैं। आपने इससे पहले कहा कि आतंकी वहाबी हैं। मैंने निर्णय नहीं कर रहा, निर्णय पब्लिक को करने दो ना। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, उसी वहाबी आप जज की भूमिका में, बहस की भूमिका में सभी में, उसी वहाबी देश से, उसी सऊदी अरब से हमारे देश के। आप बहावी हैं क्या? मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान के अलावा और किसी चीज को नहीं मुझे मालूम है मुसलमान में कितने फर्क है। अरे कुंजड़े का मुद्दा, मेरा मुद्दा बिल्कुल नहीं कि मुसलमान मुसलमान क्या है। मेरा मुद्दा ये है कि जाकिर साहब पर बहस नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब जाते हैं,
देखो और सलीम साहब सऊदी ने भी मुसलमानों के बीच में वसुंधरा राजे भी 2 दिन बाद जाएंगी। सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ एमओयू साइन अरे करते किसी हैं। शेख की शादी और किसी कुंजड़े वहाँ- मुसलमान से हुई है क्या, बता दो मेरे को आप। वहाँ पर नरेंद्र बराबरी मोदी की बात जी कर रहे हैं को आप? सऊदी अरब का सबसे बड़ा सम्मान मिलता है, और वो सम्मान आप उस वहाबी देश से लेके आते हैं और फिर कहते हैं कि उनकी वजह से आतंक फैल रहा है। अरे आप कार्रवाई कीजिए, ऐसे देशों से क्यों संपर्क रखे हुए हैं? अगर ऐसे देशों को आप समझते हैं कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो फंड दे रहे हैं, तो मोदी जी जाके वहाँ सम्मान लेकर आते हैं, और देश का सबसे बड़ा हम सम्मान। इस्लाम धर्म को बुरा मानते ही नहीं है ना, हम कब कहना बुरा कभी है? नहीं लगता है कि सियासत से जुड़ा हुआ सवाल है, मनीष जी को कोई जवाब संबंध- देने दीजिए। कोई आतंकवाद से संबंध मुसलमान का है? कभी नहीं लगता लेबनान भाजपा को। लेबनान में लेकिन मुस्लिम है, फिर सऊदी अरब तीस है वो- वहाँ पर। वो- सऊदी अरब सीरिया में में- आप कह रहे हैं, वो मैं आपको गिरिराज कह सिंह रहा हूं, बताएंगे सऊदी अरब आपको, को आतंकी साधु कम्युनिटी निरंजना कहिए। बताएगी मैं आपको ये बता रहा हूं, कि जो है अब उनसे मिलने की नहीं, बात साधु- अलग है। साधु निरंजना और बताएंगी आपको, बचाव उनसे करना पूछिए अलग बात है। जो बाकायदा मैं जो आपको इस ये तरह कहना के चाहता हूं दे रहे हैं कि जिनके कि जो है बारे में मुसलमानों और आप उनको खुद का पढ़े नाम लिखे लेके जो है आदमी हो, सांप्रदायिक किसी नहीं, से आपके मिलना, मंत्री क्या कर रहे हैं आप किसी बताइए को ना। रोकना। अरे वो साधु तो निरंजना करेंगे, क्या कह रही है? वो तो करेंगे, वो उन पे आपने अलग कार्रवाई बात है। करी आपने वो आज तक? मेरी बात आपने- सुनो। आपने गिरिराज मैं सिंह जी जो पे कहना कार्रवाई चाह करी? रहा हूं, आपने जब जो है आप- योगी आदित्यनाथ जहाँ पे समस्या कार्रवाई है, करी? ये लगातार समस्या आपके पे जो- पर्दा डालने का आपके काम जो कांग्रेस पार्टी मंत्री कर रही है, है। लगातार ये गलत देश बात महासभा कर के रहे हैं। सचिव कह रहे हैं, इस देश- जब ये जमात इस्लामी के सचिव कह रहे हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी को कहने की जरूरत क्या है? वो इसलिए कहना है उसको क्योंकि वो इसके साथ में शेयर दिखाना है। हाँ, और बिल्कुल, वो यही मुसीबत बिल्कुल, की जड़ है। आपको और इसलिए कोई कहना बात है, नहीं, आपको अरे इसलिए इनकी कहना बात है इज्जत क्योंकि करते हैं। आप ऐसे इश्यूज इनकी को इज्जत लेकर करते हैं, कांग्रेस के वकील ऊपर मेरे उंगली साथ उठाना वकालत चाहते करते हैं। हैं, रोज आपको मैं सिर्फ करता हूं कांग्रेस उनसे। के ऊपर उंगली उठाने के अलावा और कोई मौका नहीं क्या है। करें? जब आपने भी ऐसा रोल इशू आएगा- निभाओ कोई। आपने कोई आप रोल बताइए, नहीं निभाया, क्या सिवाय क्या रोल मुसलमानों नहीं को निभाया? भड़काने कांग्रेस के, पार्टी ने सिवाय आतंकवाद के हिंदुओं को खिलाफ भड़काने लड़ाई के, लड़ी, और दो उसके दो बाद प्रधानमंत्री ये शहीद तो हो गए। साहब भी ये कहेंगे। देश जो है मैं फिर हम उसी बात पर आ गए। सुरेश उपाध्याय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं अलग से आप, प्लीज। नगेंद्र सिंह जी और मनीष पारिक साहब, और इसी कारण ये स्थिति बनी। देख लेंगे मैं ब्रेक के बाद लौट रहे तो। मंदिरों पर आप कार्रवाई नहीं निश्चित ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगना चाहिए जो अदर को भी आघात पहुंचा रही हो वो भाषा। तो ऐसे प्रचारकों पर तो वास्तविकता में प्रतिबंध ही लगना चाहिए।